आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के उस उपन्यास की जो लगभग 100 साल पहले लिखा गया था, लेकिन आज भी हमारे समाज से कई सवाल पूछता है। उपन्यास का नाम है निर्मला। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। यह कहानी है दहेज की, अनमेल विवाह की, शक की, पारिवारिक रिश्तों की और उस समाज की जिसमें कई बार किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी दूसरों के फैसलों की कीमत बन जाती है। निर्मला की जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं थी कि उसकी शादी एक उम्र दराज व्यक्ति से हुई। उससे भी बड़ी त्रासदी यह थी कि उस शादी के साथ उसके जीवन में ऐसा शक पैदा हुआ जिसने धीरे धीरे पूरे परिवार को बिखेर दिया। प्रेमचंद ने इस कहानी में किसी एक व्यक्ति को पूरी तरह दोषी बनाकर नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने यह दिखाया कि जब दहेज, सामाजिक प्रतिष्ठा, उम्र का असमान अंतर और अविश्वास एक साथ किसी परिवार में प्रवेश करते हैं तो उसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। चलिए निर्मला की कहानी शुरू से समझते हैं। भाग 1, निर्मला और उसका परिवार। कहानी की शुरुआत होती है बाबू उदय भानुलाल के परिवार से। उदय भानुलाल एक वकील हैं और उनके परिवार में 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी निर्मला और छोटी बेटी कृष्णा। निर्मला अभी बहुत कम उम्र की है, लेकिन उसके विवाह की बातचीत शुरू हो चुकी है। उसका रिश्ता तय होता है बाबू भालचंद्र सिन्हा के बड़े बेटे भुवन मोहन सिन्हा से। यह रिश्ता निर्मला के लिए बहुत खुशी की बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत में भालचंद्र कहते हैं कि उन्हें दहेज की कोई खास चिंता नहीं है, बस बारात का सम्मान ठीक से होना चाहिए। उदय भानुलाल के लिए ये बड़ी राहत की बात थी, क्योंकि वे जानते थे कि शादी में बहुत पैसा खर्च होगा। लेकिन कहानी यहीं से एक दुखद मोड़ लेने वाली होती है। अचानक निर्मला के पिता उदय भानुलाल की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के साथ ही वह आर्थिक सुरक्षा भी चली जाती है जिस पर निर्मला का भविष्य टिका हुआ था। भाग 2, पिता की मृत्यु और टूटा हुआ रिश्ता। उदय भानुलाल की मृत्यु के बाद निर्मला की मां कल्याणी के सामने सबसे बड़ी समस्या बेटी की शादी की होती है। अब वह पहले जैसी आर्थिक स्थिति में नहीं है। उधर भालचंद्र सिन्हा के घर में भी सोच बदल जाती है। भालचंद्र की पत्नी रंगीली बाई और उनका बेटा भुवन मोहन अब दहेज और आर्थिक लाभ को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। भुवन मोहन तो साफ तौर पर अधिक धन पाने वाली शादी चाहता है, यानी जिस रिश्ते में कुछ समय पहले तक निर्मला के परिवार को उम्मीद दिखाई दे रही थी, वही रिश्ता अब पैसों के कारण टूट जाता है। यहाँ प्रेमचंद्र एक बहुत कड़वी सामाजिक सच्चाई सामने रखते हैं। रिश्ते की कीमत लड़की के गुणों से नहीं, उसके साथ आने वाले धन से तय होती है। निर्मला की मां के पास बेटी के लिए विकल्प बहुत कम है और इसी मजबूरी में निर्मला की शादी एक ऐसे व्यक्ति से तय होती है जो उससे काफी बड़ा है। भाग 3, तोताराम से निर्मला का विवाह। निर्मला की शादी होती है मुंशी तोताराम से। तोताराम लगभग 35 वर्ष के वकील हैं, जबकि निर्मला अभी लगभग 15 वर्ष की लड़की है। तोताराम पहले से विदुर हैं और उनके 3 बेटे हैं। मनसाराम लगभग 16 वर्ष का है, जियाराम जो लगभग 12 वर्ष का है, सियाराम जो लगभग 7 वर्ष का है। उसकी विधवा बहन रुक्मणी भी उसी घर में रहती है और अब तक का सारा घर प्रबंध उन्हीं के हाथ में था। निर्मला की शादी उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती। उसके सामने परिस्थितियां रख दी जाती हैं और वह उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर है। यहीं से उपन्यास का सबसे बड़ा विषय सामने आता है, अनमेल विवाह। एक तरफ 15 साल की निर्मला, दूसरी तरफ उससे लगभग 20 साल बड़े, पहले से विवाहित रह चुके और 3 बच्चों के पिता तोताराम। निर्मला इस विवाह में पत्नी बनकर आती है, लेकिन उसका मन अभी भी एक ऐसी उम्र में है जहां उसे अपने भविष्य के सपने देखने चाहिए थे। भाग 4, नया घर और 3 सौतेले बेटे। शादी के बाद निर्मला का सबसे मजबूत भावनात्मक रिश्ता अपने पति से नहीं, बल्कि घर के बच्चों से बनता है। वह तीनों लड़कों के साथ स्नेह से पेश आती है, खासकर मनसाराम जो उम्र में लगभग निर्मला का हम उम्र है। निर्मला के अंदर पति के प्रति वह स्वाभाविक प्रेम पैदा नहीं हो पाता जिसकी उम्मीद तोताराम करते हैं। तोताराम अपनी पत्नी को खुश करने की कोशिश करते हैं, उपहार देते हैं और उसके करीब आने का प्रयास करते हैं, लेकिन निर्मला का मन उनके साथ उस तरह नहीं जुड़ पाता। वे अपने भीतर की निराशा और असहजता को बच्चों के स्नेह में बदल देती है। मूल उपन्यास में यही स्थिति आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण बनती है। निर्मला बच्चों को प्यार करती है, लेकिन इसी सामान्य स्नेह को आगे चलकर शक की नजर से देखा जाने लगता है। भाग 5, रुक्मणी की भूमिका और शक की शुरुआत। तोताराम की विधवा बहन रुक्मणी को भी इस बदलाव से परेशानी होती है। पहले घर की मालकिन वही थी, अब निर्मला आ गई है। निर्मला का बच्चों से घुलना मिलना भी रुक्मणी को अच्छा नहीं लगता।
धीरे धीरे ऐसी बातें घर में होने लगती हैं जिनसे तोताराम के मन में भी शक पैदा होता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनसाराम और निर्मला की उम्र लगभग बराबर है। मनसाराम निर्मला को अपनी सौतेली माँ के रूप में देखता जरूर है, लेकिन उनके बीच व्यवहार में अपनापन है। निर्मला के लिए वह बेटी जैसा है, लेकिन तोताराम के मन में धीरे धीरे एक डर पैदा होता है। क्या निर्मला मनसाराम को जरूरत से ज्यादा चाहती है? यह सिर्फ एक विचार था, लेकिन यही विचार आगे चलकर पूरे परिवार की नियति बदल देता है। भाग 6, मनसाराम को घर से दूर भेजना। तोताराम अपने शक को दबा नहीं पाते। वह मनसाराम को निर्मला से दूर करने का फैसला करते हैं। मनसाराम को हॉस्टल में रहने के लिए भेजने की तैयारी होती है। मनसाराम समझ नहीं पाता कि अचानक उसके पिता का व्यवहार क्यों बदल गया। निर्मला भी परेशान होती है। वह जानती है कि उसके और मनसाराम के बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसे गलत समझा जाए, लेकिन वह अपने पति के सामने खुलकर अपनी बात रखने की स्थिति में नहीं है। और यही प्रेमचंद की कहानी का सबसे दर्दनाक पक्ष सामने आता है। शक का इलाज सच से नहीं, संवाद से होता है, लेकिन इस परिवार में संवाद की जगह चुप्पी ले लेती है। मनसाराम हॉस्टल चला जाता है। वहां उसकी तबीयत खराब होने लगती है। बाद में उसकी बीमारी गंभीर हो जाती है। इलाज के दौरान डॉक्टर सिन्हा की भूमिका भी सामने आती है और निर्मला मनसाराम के लिए अपनी ममता और चिंता के कारण उसके लिए बहुत बड़ा त्याग करती है। लेकिन अंततः मनसाराम को बचाया नहीं जा पाता। उसकी मृत्यु हो जाती है। यह घटना पूरे परिवार को हिला देती है। भाग 7, मनसाराम की मृत्यु के बाद। मनसाराम की मृत्यु के बाद तोताराम के भीतर अपराध बोध पैदा होता है। उन्हें महसूस होने लगता है कि उनके शक ने उनके अपने बेटे को उनसे दूर कर दिया। लेकिन अपराध बोध परिवार को जोड़ने के बजाय और अधिक तनाव पैदा करता है। जियाराम के मन में अपने पिता के प्रति गुस्सा भर जाता है। उसे लगता है कि उसके भाई के साथ जो हुआ उसके लिए उसके पिता जिम्मेदार हैं। रुक्मणी भी निर्मला को दोष देने लगती है। धीरे धीरे जियाराम और सियाराम के मन में निर्मला के प्रति भी नकारात्मक भाव पैदा होने लगते हैं। यानी एक गलतफहमी अब केवल पति पत्नी के बीच नहीं रही, उसने पूरे परिवार को प्रभावित करना शुरू कर दिया। भाग 8, निर्मला की बेटी आशा। इसी बीच निर्मला की एक बेटी होती है। उसका नाम रखा जाता है आशा। आशा निर्मला के जीवन में नई उम्मीद लेके आती है। निर्मला अब अपना सारा स्नेह और भविष्य की आशा अपने बच्चे में देखने लगती है। तोताराम भी आशा से बहुत स्नेह करने लगते हैं। आशा के चेहरे में उन्हें मनसाराम की झलक दिखाई देती है, लेकिन परिवार की पुरानी समस्याएं खत्म नहीं होती। पाठ 9, जियाराम का विद्रोह। मनसाराम की मृत्यु के बाद जियाराम का व्यवहार बदलने लगता है। वह अपने पिता से नाराज है। उसके मन में यह धारणा बैठ चुकी है कि उसके भाई की मौत के पीछे उसके पिता का व्यवहार जिम्मेदार था। जियाराम अब पिता की बातों का विरोध करने लगता है। घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है। तोताराम एक तरफ अपने बेटे को संभालना चाहते हैं, दूसरी तरफ खुद भी अपराध बोध से जूझ रहे हैं। निर्मला इस पूरे संघर्ष के बीच फंसी हुई है। वह चाहती है कि घर में शांति रहे, लेकिन उसके पास इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वह परिवार के फैसलों को बदल सके। भाग 10, गहनों की चोरी। कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। निर्मला के पास कुछ कीमती गहने होते हैं। एक दिन उसके गहने घर से गायब हो जाते हैं। बाद में कहानी से स्पष्ट होता है कि जियाराम ही गहने लेकर गया था, लेकिन निर्मला उसे सीधे दोषी ठहराने की हिम्मत नहीं करती। उसे डर है कि अगर जियाराम पर आरोप लगाएगी तो परिवार यही समझेगा कि वह अपने सौतेले बेटे से बदला ले रही है। यही उसकी चुप्पी बाद में उसके लिए और बड़ी समस्या बन जाती है। गहनों की कीमत भी कम नहीं थी। निर्मला के लिए वे केवल आभूषण नहीं थे, वे उसके भविष्य का एकमात्र आर्थिक सहारा थे। वह सोचती थी कि कभी उसकी बेटी आशा की शादी का समय आएगा तो यही संपत्ति काम आएगी, लेकिन अब वह सहारा भी उसके हाथ से निकल जाता है। भाग 11, जियाराम का घर से चले जाना। गहनों की घटना के बाद घर में तनाव और बढ़ जाता है। जियाराम को डर है कि चोरी का सच सामने आ जाएगा। उसके मन में अपराध बोध भी है और परिवार के प्रति गुस्सा भी। आखिरकार वह घर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद भी उसका जीवन दुखद दिशा में चला जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना से तोताराम पूरी तरह टूट जाते हैं। अब उनके 2 बेटे उनसे दूर हो चुके हैं। मनसाराम हमेशा के लिए चला गया और जियाराम भी नहीं रहा। घर में केवल सियाराम बचा है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भाग 12, सियाराम का घर से जाना। सियाराम घर का सबसे छोटा बेटा है। उसकी उम्र बहुत कम है और वह घर में लगातार तनाव से प्रभावित हो चुका है। माँ की मृत्यु, भाई की मृत्यु, पिता का गुस्सा, घर की आर्थिक परेशानियां और निर्मला के साथ बदलता व्यवहार, इन सब के बीच सियाराम खुद को असुरक्षित महसूस करता है।
इसी समय एक साधु के रूप में आया व्यक्ति उसे अपने प्रभाव में ले लेता है। सियाराम उसके साथ घर से चला जाता है। अब तोताराम के पास अपने तीनों बेटों में से कोई भी उनके साथ नहीं बचा था। वे अपने आखिरी बेटे की तलाश में निकल पड़ते हैं और यह यात्रा केवल सियाराम को खोजने की यात्रा नहीं है। यह उस पिता की यात्रा है जो धीरे धीरे समझ रहा है कि उसके अपने फैसलों ने उसका परिवार उससे छीन लिया। भाग 13, भुवन मोहन की वापसी। इस बीच कहानी फिर उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसके साथ निर्मला की शादी कभी तय हुई थी, भुवन मोहन सिन्हा। अब वह डॉक्टर बन चुका है और उसकी शादी सुधा से हो चुकी है। सुधा निर्मला की परिचित और सहेली है। इस तरह भुवन मोहन और निर्मला का जीवन एक बार फिर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाता है। भुवन मोहन को जब निर्मला की जिंदगी और उसके साथ हुए अन्याय का पता चलता है तो उसके भीतर पछतावा पैदा होता है। उसे याद आता है कि कभी केवल धन के कारण निर्मला के साथ उसका रिश्ता टूट गया था। अब वह देख रहा है कि उसी निर्मला की जिंदगी कितनी कठिन हो चुकी है, लेकिन उसका यह भाव भी परिस्थितियों को सुधार नहीं पाता। भाग 14, कृष्णा का विवाह। भुवन मोहन को अपने पुराने व्यवहार का पछतावा होता है। इसी भावना के चलते निर्मला की छोटी बहन के विवाह में उसकी भूमिका आती है। कृष्णा का विवाह भुवन मोहन के छोटे भाई से कराया जाता है। यह विवाह उस पुराने अन्याय का एक प्रकार से प्रायश्चित बन जाता है। यहाँ प्रेमचंद एक महत्वपूर्ण बात दिखाते हैं। एक गलत निर्णय का पछतावा बाद में हो सकता है, लेकिन वे हमेशा बीती हुई जिंदगी वापस नहीं ला सकता। निर्मला की जिंदगी तो पहले ही बदल चुकी थी। भाग 15, सुधा, निर्मला और भुवन मोहन। समय बीतता है, सुधा और निर्मला के बीच मित्रता बनी रहती है, लेकिन भुवन मोहन जब निर्मला को दोबारा देखता है तो उसके मन में पुराने भाव जाग जाते हैं। वह भूल नहीं पाता कि कभी निर्मला उसकी होने वाली पत्नी थी और केवल पैसों के कारण वह रिश्ता टूट गया था। उसके व्यवहार से सुधा को भी गहरा आघात पहुंचता है। सुधा उसे कठोर शब्दों में समझाती है। भुवन मोहन मानसिक रूप से टूट जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। यह घटना निर्मला की जिंदगी में एक और भारी दुख जोड़ देती है। भाग 16, निर्मला की बदलती जिंदगी। अब निर्मला के पास खोने के लिए लगभग कुछ नहीं बचा है। उसने अपने जीवन में एक के बाद एक बहुत कुछ खोया है। मनसाराम चला गया, जियाराम चला गया, सियाराम घर से दूर हो गया। उसका पति भी अब घर से बाहर अपने खोए हुए बेटे की तलाश में है और निर्मला खुद भी लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होती जा रही है। लेकिन वह अपनी बेटी आशा को लेकर चिंतित रहती है। उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि उसकी बेटी का भविष्य भी कहीं उसी तरह ना बन जाए जैसे उसका बना था। भाग 17, निर्मला की आखिरी चिंता। निर्मला जानती है कि समाज में लड़की का विवाह केवल उसके गुणों से तय नहीं होता। पैसा, परिवार और दहेज जैसी चीजें आज भी उसके भविष्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अपनी अंतिम अवस्था में भी उसे आशा की चिंता रहती है। वह चाहती है कि उसकी बेटी को उसकी तरह परिस्थितियों के सामने मजबूर न होना पड़े। निर्मला अपनी बेटी आशा को रुक्मणी की देखरेख में छोड़ती है और उससे जुड़े भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त करती है। यही रुक्मणी के चरित्र में भी बड़ा बदलाव दिखाई देता है। जिस रुक्मणी ने कभी निर्मला को गलत समझा था, उसे अंत तक अपनी भूल का एहसास हो जाता है। भाग 18, निर्मला की मृत्यु। निर्मला की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। उसका जीवन जैसे धीरे धीरे बुझ रहा है, लेकिन प्रेमचंद उसकी मृत्यु को केवल एक व्यक्तिगत घटना बनाकर नहीं छोड़ते। निर्मला की पूरी जिंदगी को देखें तो उसकी त्रासदी के पीछे कई कारण दिखाई देते हैं। दहेज का दबाव, पिता की मृत्यु, टूटी हुई शादी, अनमेल विवाह, पति का शक, परिवार की गलतफहमियां और समाज में एक स्त्री की सीमित आवाज। आखिरकार निर्मला की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी मृत्यु के साथ उसकी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि पाठक के मन में एक सवाल छोड़ जाती है। क्या निर्मला सच में दोषी थी या वह केवल उन परिस्थितियों की शिकार थी जिन्हें समाज ने उसके सामने खड़ा कर दिया था। भाग 19, तोताराम की वापसी। कहानी के अंतिम हिस्से में तोताराम बहुत बदल चुके हैं। उन्होंने अपने परिवार को लगभग खो दिया है। वह अपने बेटे की तलाश में बाहर गए थे। जब वे वापस लौटे तब उन्हें पता चला कि निर्मला अब इस दुनिया में नहीं है। जिस स्त्री पर उन्होंने कभी शक किया था, जिसे उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था, जिसके साथ उनका रिश्ता कभी सहज नहीं हो पाया, वही निर्मला अब उनके सामने नहीं है। अब उनके सामने केवल पछतावा है, लेकिन समय वापस नहीं लौट सकता। जो कुछ टूट चुका था उसे जोड़ा नहीं जा सकता। उपन्यास की सबसे बड़ी त्रासदी। अगर पूरी कहानी को एक वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है, निर्मला की जिंदगी एक गलत शादी से शुरू हुई त्रासदी नहीं थी। यह उन सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों की श्रृंखला थी जिसमें एक गलत फैसला दूसरे गलत फैसले को जन्म देता चला गया। पहले दहेज ने रिश्ता तोड़ा,
फिर मजबूरी ने उसका अनमेल विवाह कराया। फिर असमान उम्र और भावनात्मक दूरी ने पति पत्नी के रिश्ते में खालीपन पैदा किया। फिर शक ने उस खालीपन को जहर में बदल दिया। फिर शक ने मनसाराम को निर्मला से दूर किया। फिर परिवार में अपराध बोध, गुस्सा और अविश्वास बढ़ा और अंत में एक पूरा परिवार बिखर गया। निर्मला से हमें क्या सीख मिलती है? प्रेमचंद की निर्मला केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं है, इसमें आज के समाज के लिए भी कई सवाल हैं। पहली सीख, दहेज सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है। दहेज किसी परिवार पर आर्थिक बोझ डाल सकता है, लेकिन उसका प्रभाव केवल पैसे तक सीमित नहीं रहता। कभी कभी इसका असर किसी लड़की के पूरे भविष्य पर पड़ सकता है। दूसरी सीख, अनमेल विवाह के परिणाम। निर्मला और तोताराम के बीच उम्र का बड़ा अंतर उनके रिश्ते को सहज नहीं बनने देता। प्रेमचंद बताते हैं कि विवाह केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि भावनात्मक साझेदारी भी है। तीसरी सीख, शक रिश्तों को अंदर से खत्म कर देता है। तोताराम का शक शुरू में केवल एक विचार था, लेकिन उन्होंने उस विचार को सच मान लिया और बिना प्रमाण के पैदा हुआ यही शक उनके परिवार के लिए विनाशकारी साबित हुआ। चौथी सीख, संवाद की कमी। अगर परिवार के लोग एक दूसरे से खुलकर बात कर पाते तो शायद कई गलतफहमियां दूर हो सकती थी, लेकिन जब डर और संकोच संवाद की जगह ले लेते हैं तो छोटी बात भी बड़ी त्रासदी बन सकती है। पांचवी सीख, स्त्री की आवाज। निर्मला कई बार सच जानती है, लेकिन अपनी बात पूरी तरह कह नहीं पाती। उसकी चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं थी, वह उस सामाजिक व्यवस्था का परिणाम थी जिसमें उसके पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता बहुत सीमित थी। निष्कर्ष, तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना निर्मला की कहानी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके जीवन की दिशा उसके अपने फैसलों से कम और दूसरों के फैसलों से ज्यादा तय हुई। एक ऐसी पत्नी की कहानी जिसे अपने पति का विश्वास पूरी तरह नहीं मिला। एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपने बच्चों में अपना संसार ढूंढा और एक ऐसे परिवार की कहानी जो धीरे धीरे गलत फहमियों, सामाजिक दबाव और परिस्थितियों के कारण बिखरता चला गया। निर्मला हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि किसी इंसान की जिंदगी को केवल एक घटना नहीं बदलती। कई बार छोटे छोटे गलत फैसले, सामाजिक दबाव और रिश्तों में पैदा हुई गलत फहमियां मिलकर ऐसी स्थिति बना देती हैं जहां वापस लौटने का रास्ता नहीं बचता। और शायद यही निर्मला की सबसे बड़ी ताकत है। प्रेमचंद ने लगभग एक सदी पहले जो सवाल उठाया था, वह आज भी हमें अपने समाज और अपने रिश्तों को देखने के लिए मजबूर करता है। क्या किसी लड़की का भविष्य उसके परिवार की आर्थिक स्थिति से तय होना चाहिए? क्या शक को सच मान लेना किसी रिश्ते को बचा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर समय रहते इंसान एक दूसरे की बात सुन ले तो क्या कई त्रासदियां रोकी जा सकती हैं? यही सवाल निर्मला को सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि समाज का आईना बना देते हैं।